नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से हरियाणा के शहरों के हालात नर्क से भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। जनता बेबस बद से बदतर हो चुके हालातों में रहने को मजबूर है। शहर शहर कूड़े के ढेर लगे हैं। गलियों से लेकर बाजारों तक हर तरफ गंदगी पसरी है। बदबू और बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, पर हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 14 दिन से सफाई व्यवस्था ठप है। कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। सरकार बातचीत का दावा कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आम आदमी कब तक इस संकट को झेलेगा। सफाई सिर्फ व्यवस्था नहीं, सभ्यता की पहचान है। लेकिन जब शहरों की सड़कें कूड़े से अट जाए, बदबू लोगों के सांसों में घुल जाए और जनता रोज बीमारी के डर में जीने को मजबूर हो, तब सवाल सिर्फ हड़ताल का नहीं, सिस्टम की संवेदनशीलता का भी उठता है। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं। सरकार बातचीत का दावा कर रही है, विपक्ष सरकार को घेर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर आम आदमी कब तक इस बदहाल व्यवस्था की कीमत चुकाता रहेगा। जरूरत टकराव की नहीं, समाधान की है, क्योंकि कूड़े के ढेर पर राजनीति तो हो सकती है, लेकिन शहर नहीं चल सकते। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। शहर शहर कचरा आपात, गंदगी बदबू से जीना मुहाल। प्रदेश बना कूड़े का ढेर, अब तो सुध लो सरकार। हरियाणा में सफाई कर्मचारी पिछले 14 दिन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हालात ये है कि शहर शहर गंदगी कचरे से अटे पड़े हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बदबू से लोगों का जीना दूभर हो चुका है। राज्य भर में जारी हड़ताल के कारण नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में सफाई का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई शहरों में सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में कूड़े के ढेर लग चुके हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से मौसम में बढ़ते कचरे के कारण दुर्गंध और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। 11 दिन बाद शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ बातचीत की। जानकारी के मुताबिक बैठक 6 घंटे चली, लेकिन बात पूरी तरह से बनी नहीं। उधर सफाई कर्मचारियों के समर्थन में अब कांग्रेस के नेता भी खुलकर आ गए हैं। जो ये आज पूरा शहर एक नरक की जिंदगी जी रहा है, सरकार ने तुरंत प्रभाव से इनकी मांग को मानना चाहिए। और जो ये परिवार में एक लड़का शहीद हुआ राजेश, जिससे भूख हड़ताल पे था, उसके लिए अपने पूरे परिवार ने, डीएमसी परिवार जो है, अपने म्युनिसिपल कौंसिल परिवार ने भी कहा कि जो इनके ईओ साहब है, इन्होंने कहा कि भी मैं पूरे अपने स्टाफ की तरफ से मदद करेंगे, हम भी मदद करेंगे। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ उसके परिवार में नौकरी दी जाए, और जैसे ये कह रहे 50 लाख रुपए की भी इनकी हमारे उसको मदद की जाए। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि उसके परिवार को पक्की नौकरी दी जाए। जहाँ तक आप कूड़ा या गलियों में जो कूड़ा पड़ा है, ये लोग जो ना काम हड़ताल पर हैं, तो नेचुरल काम बंद होगा। तो आप इसकी वैल्यू देखें, विदेशों में देखें कि क्या वैल्यू है। आज अगर देखोगे तो एक किस्म से सफाई कर्मी नहीं है, ये डॉक्टर भी हैं। आज सफाई नहीं हो रही तो बीमारी फैलने का खतरा है। और ये मैं तो कहता हूँ, पूरे गर्व से कहता हूँ कि भाई ये काम छोड़ दो, और हमारे मेरे हाथ में जितना हो काम छोड़ देना चाहिए गंदा काम, क्योंकि गंदा काम हमें इज्जत नहीं मिलती। जब तक आपको रेगुलर नौकरियां नहीं मिलती, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। सफाई कर्मचारी ठेका व्यवस्था, नियमितीकरण, वेतन, सेवा, सुरक्षा और अन्य मांगों को पूरा करने की अपील कर रहे हैं। मांगे पूरी न होने पर हड़ताल जारी रखने की चेतावनी भी दे रहे हैं। सरकार चाहती है कि बातचीत के माध्यम से सहमति बनाकर हड़ताल समाप्त कराई जाए, ताकि शहरों में सामान्य सफाई व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राज्यसभा सांसद हैं करमवीर बौद्ध, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहिला, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। करमवीर बौद्ध जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। 14 दिन हो गए जब शहरों में सफाई नहीं हुई है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अब कुछ देर पहले ही खबर आई कि 15 दिन के लिए हड़ताल स्थगित कर दी, लेकिन 14 दिन लगा दिए। ये नाकामी सिस्टम की या ढिलमुल रवैया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि समाज के जो अंतिम पायदान पर काम करने वाले लोगों की
धन्यवाद करता हूं कि हमारे देश में अंतिम पायदान पर सफाई कर्मी है। और मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जब से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी तो मैंने प्रण किया था कि मेरे समाज में और खासकर जिस समाज में पैदा हुआ हूं उस समाज में सफाई कर्मी सबसे अंतिम आदमी है। और मैं इसकी आवाज़ राज्यसभा और तमाम प्लेटफार्म पर उठाने का काम करूंगा। और मैं जहाँ जहाँ भी गया सफाई कर्मियों के बारे में मैंने हर मीटिंग में इनकी आवाज़ को उठाया है। जहाँ तक कि इन लोगों की जो जायज़ मांगे हैं ये कोई जानबूझ के या राजनीति के कारण नहीं कर रहे। ये बेचारे जो 14-14, 15-15 हज़ार जो इनको तनख्वाह मिलती, इवन मैं तोशाम के अंदर गया तो मुझे काफ़ी संख्या में सैकड़ों महिलाएं मिली थी और वो रो रही थी कि मुझे केवल 7,000 रुपये मिल रहे हैं। आप ये देखिए इतना महंगाई हो रही है, 7,000 में 15,000 में क्या कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ सरकार ने 2014 में जब सरकार के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे तो इन्होंने रेगुलर करने की बात उठाई थी कि हम सफाई कर्मियों को रेगुलर करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है 2026 के इलेक्शन में फिर दोबारा इन लोगों ने 24 में दोबारा इन लोगों ने फिर कहा कि हम 26-27 हज़ार रुपये इन लोगों की तनख्वाह बढ़ाएंगे। लेकिन ये ठगा महसूस कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे ही समाज के एक मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री, वो बड़े बड़े हाथ करके जो ना डींग मारते हैं कि मैं इस समाज के लिए जो ना डॉक्टर अंबेडकर बनकर उभरा हूँ, मैं उनकी वकालत करूँगा, उनकी लड़ाई लड़ूंगा। लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, मंत्री है, उनके हाथ में सब कुछ है, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर है। इतने दिन से 14 दिन से लगातार ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है, उनकी बात को जो जायज बात को भी मानने वाले लोग नहीं है। तो इस हालात में क्या करें, बेचारे लोग भी परेशान है। कूड़ा चारों तरफ पूरे हरियाणा में कूड़ा फैल चुका है, तो उससे बीमारियां फैलने का भी जो ना बहुत खतरा है। लोगों को भी खतरा इस बात का, ठीक है कई जगह टकराव भी हो रहा है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। लोग उनकी बातें उठाएं और उन लोगों को जो बेचारे ना मैं इतनी तनख्वाह में पेट भर सकता, ना खाना ठीक ढंग का मिल सकता, बच्चे तो स्कूल में भेजना ही बहुत दुर्भाग्य है। तो मैं तो एक आग्रह यही कर सकता हूँ जिम्मेवार नागरिक होने के नाते कि सरकार ने जो वादे किए थे वो तो पूरे करने ही चाहिए, लेकिन मानवता के कारण और देश जो वेलफेयर स्टेट होता है, स्टेट जो ना, तो उसके कारण भी इन लोगों की जायज मांगों को मानना चाहिए और तुरंत इन लोगों को जो ना रेगुलर करने का काम करें। अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते, कोई लीगल अड़चन है, तो आपने जो वादे किए थे वो करें। मुझे नहीं लगता कि लीगल कोई अड़चन है, आप दोबारा भर्ती करके उन लोगों को दोबारा ले सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मीटिंग हुई है नरेश शास्त्री के साथ, जो बातें वो रोहतक में जाकर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उस बात में दम हो। तो अभी तक सरकार ने कोई भी उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन या मीडिया में कोई भी जो ना अपनी जो ना उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट कोई आई नहीं है। करवीर बौद्ध जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर लॉलीपॉप थमा दिया गया है, फिर उन लोगों की मजबूरी बन गई कि उनको भी घर चलाना है, उनके घर में चूल्हे तभी जलेंगे जब वो काम पर निकलेंगे। अब पैसा तो इतना कमा नहीं रहे कि वो कुछ सेविंग कर ले, उनके पास तो इतना भी पैसा नहीं कि वो 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा ले, तो उनकी मजबूरी है ये हड़ताल को स्थगित करना 15 दिन की। चलो देख लेते हैं 15 दिन में भी कुछ होता है कि नहीं। नहीं, मैं जो बात आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है कि एक गरीब आदमी को हमेशा धोखा मिलता है। और जो सरकार अंतिम आदमी अंतिम पायदान की बात करते हैं, तो आज मौका है उन लोगों के लिए, उन लोगों को जो ना बड़ा जो ना उनके लिए शाबाशी लेने का एक वक्त है। और ये वक्त इसके लिए कोई विरोध नहीं कर रहा, पूरा हरियाणा के सभी बरादरियां, सभी जातियां उनके पक्ष में है कि उनको संतोषजनक जो है ना उनको सैलरी मिले, ताकि उनके बच्चे पढ़ सके। अगर कोई आदमी बीमार हो सकता है तो वो ठीक ढंग से इलाज नहीं करवा सकता। ये इनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। और मैं मांग करता हूं सरकार से कि भी जो ना उनके साथ जो वादे किए थे वो पूरा करें, और उनसे बढ़कर जो आज जो ना मैनुअल जो काम होता है उसको बंद करके मशीनरी के कारण जो ना उनका लाया जाए, उनके बच्चों के लिए विशेष स्कूल का प्रबंध करवाया जाए। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा एक स्पेशल कंपोनेंट बजट होता है। किसी भी राज्य का 20% हिस्सा केवल और केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर खर्च होता है। हरियाणा में 2.25 लाख करोड़ बजट है,
और उसमें से हमारा जो बजट बनता है वो कम से कम 40-42 हजार करोड़ रुपए बजट बनता है। अगर प्रत्येक शेड्यूल कास्ट के घर में उस बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कम से कम 32,000 रुपए पर मंथ हम प्रत्येक शेड्यूल कास्ट के घर में दे सकते हैं। इतना बजट है। अगर ये ठीक नीति इनको काम करना हो तो मैं कह सकता हूं कि 1 साल में ही हमारे जो लोग पीछे रह गए उनका हम अपलिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन सर ये नीतियां तो पहले भी बनाई जा सकती थी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता है मेरे साथ, उनसे भी सवाल करूंगी। लेकिन सरकार तो पहले भी रही है ना, ये नीतियां पहले भी बनाई जा सकती थी, ये प्रावधान तो पहले भी था। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये जो तबके हैं, जो सबसे नीचे के तबके हैं, ये जब हम देखते हैं कि चुनाव होता है, वोट पड़ते हैं तो सबसे पहले कतार में जाकर लगते हैं, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है, कुछ मिलना होता है, सौगात की बात आती है, तो इनको सबसे पीछे खड़ा कर देते हैं। मांगने पर भी नहीं मिलता इनको अपना अधिकार। ये तो सिर्फ वोट के लिए रह गए लगता है। मेरे से बात कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी मैडम, बहुत ही जायज बात है। मैं कह सकता हूं मैंने मिनिस्ट्री में रहा हूं और आज आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की वाइब्रेशन से और जो ना मेरे समाज और बाबा साहब और भगवान बुद्ध की अनुकंपा से मैं राज्यसभा में गया हूं। मैं ये कह सकता हूं इन लोगों की लड़ाई दिल से लड़ूंगा। और जब से मैंने राज्यसभा की सदस्यता लिया मैं दबा के बोलता हूं। और हमारे जननायक राहुल गांधी जी इस बात के लिए भी उत्सुक हैं कि इस देश में संविधान लागू हो और संविधान के अनुसार कार्य हो। लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता है जो भी बोलेंगे कि आपकी सरकारों ने क्यों नहीं किया, आपकी सरकारों ने क्यों नहीं किया। सरकारों में इतना जलाल, कांग्रेस में इन लोगों के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ। आज आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आज एक तरफ से कहते हैं ये पदोन्नति में आरक्षण है, आज कहीं नहीं आरक्षण मिल रहा। इन लोगों को अधिकार मिल ही नहीं रहे। और ये मैं कह सकता हूँ, मैंने सरकारों में देखा है हमारे मंत्रियों को बोलने की जो ना हिम्मत नहीं होती। हमारे मंत्री डरते रहते हैं। लेकिन आज तो मुख्यमंत्री भी हमारा है, 2 मंत्री भी हमारे हैं, कई मंत्री और भी हमारे शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, ये देखने की बात है। राजवीर जी से पूछते। राजवीर जी, अंत्योदय की बात करती है भारतीय जनता पार्टी सरकार, लेकिन अंत्योदय क्या यहाँ पर ठीक है? 14 दिन लग गए बातचीत के लिए भी, और अब जाकर भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, सिर्फ हड़ताल स्थगित की है। कुछ देर पहले ये फैसला हुआ है, सरकार की तरफ से इस पर भी कोई टीका टिप्पणी तक नहीं हुई। ऐसी अनदेखी क्यों? सुदेश जी नमस्ते। हमारे जो राज्यसभा सांसद हरियाणा से करमवीर बोध जी, मैं वो पहले तो उनको बधाई दूंगा, वो हरियाणा से गए हैं और मैं उनको राम राम करूंगा और उनका स्वागत करता हूं मैं इस डिबेट में। मैं अभी जो आज कल 6 घंटे मीटिंग हुई थी अधिकारियों की, विपुल गोयल जी की, और उस मीटिंग में जो फैसले हुए हैं उनमें सैलरी बढ़ाने का भी फैसला हुआ, उनमें ESI PF को काटने का भी उसका वो हुआ है फैसला, और उसमें बैंक में जो सैलरी आए उसका भी फैसला हुआ है, और जो इक्विपमेंट चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से उनको भी आगे बढ़ाने का काम हुआ है। तो आज ये नरेश शास्त्री जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कल ही हो जानी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं अपने साथियों से विचार विमर्श करके मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार हरियाणा में, वो सरकार हमेशा संवाद से समाधान निकालने का काम करती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि संवाद में बहुत देरी कर दी? इलेक्शन चल रहे थे, लेकिन इस बीच पर आप ये तो देखते हो कि हालात कैसे हैं शहरों में, और शहरों के हालात तो दिख गए हम लोगों को। जो हजारों लोग ये जो सफाई व्यवस्था का जिम्मा अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं, इनके घरों तक तो हम जाकर देखते ही नहीं कभी कि इनके घरों के हालात कैसे होंगे। सुदेश जी, हरियाणा सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और 14 दिन लगे हमने जनता के हित में और कर्मचारियों के हित में ये जो बैठक की है और उसके बैठक में जो नतीजे निकले हैं वो आपके सामने है। और आज से ही वो हड़ताल खत्म हो गई है और लगातार ये चलता रहेगा काम, क्योंकि जो उन्होंने 30 जून तक की बात की है, तो 30 जून से पहले मैं वादा करता हूँ कि ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो सारी जो जायज मांगे हैं जो वो मानी जाएंगी और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए अधिकारियों को भाई इन चीजों को आप ठीक ठाक करके आगे बढ़ाइए। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भाई ये चीजें आगे बढ़ेंगी। और हरियाणा सरकार लगातार अंत्योदय की भावना से काम करती है। हम लोगों ने सैकड़ों योजनाएं चलाई हुई है, गरीब के लिए, पिछड़े के लिए या वंचित वर्ग के लिए, हर किसी के लिए हमने काम किया और आगे भी हम लोग काम करेंगे। और रही बात है करमवीर बोध जी ने जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, ठीक है, ये आरोप लगा सकते हैं क्योंकि ये विपक्ष में है, लेकिन हमारी कोई भी मंशा ऐसी नहीं है कि हम किसी का दिल दुखाएं। हम लोग काम करने वाले और काम करने के लिए जनता ने हमें तीसरी बार यहाँ भेजा है
और मुख्यमंत्री जी ने लगातार, वो हमेशा कहते हैं, वो तो लगातार सबसे मिलते रहते हैं, सबको टाइम देते हैं। तो ऐसा मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं, जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सफाई कर्मचारी लीडर्स की, ये बिल्कुल फुलफिल होगी और जो मांगे इन्होंने रखी है वो सभी मांगे पूरी हो जाएंगी। चलिए, विजेंद्र रेड्डी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं एनएलडी की तरफ से। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका, थोड़ा लेट आप जुड़े हैं आज, लेकिन हम बात बहुत गंभीर मुद्दे पर कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी को जो जायज मांगे हैं, लंबे वक्त से वो हड़ताल पर थे, 14 दिन हो गए थे, आज आखिरकार लग रहा है कि बात कुछ बनी है। कम से कम 15 दिन के लिए तो मान गए कि स्थगित करते हैं हड़ताल। अब सरकार के ऊपर है कि कितनी मांगे पूरी करते हैं और फिर वो आगे क्या फैसला करेंगे। जो देरी हुई या फिर जो मांगे हैं उन पर पार्टी का क्या स्टैंड है आपका? सुदेश जी, हम पहले दिन से ही इस बात को लेकर के बड़े जागरूक थे कि ये जो सफाई कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने हड़ताल कर रखी है, एक तो इनका रोजगार के ऊपर असर पड़ रहा है और दूसरा हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से जगह जगह कूड़ों के ढेर लग चुके हैं, जिसके कारण बदबू भी बनी हुई है और बीमारियां फैलने का भयंकर डर भी बना हुआ था। इसके लिए 12 तारीख को जाकर के चौधरी अभय सिंह चौटाला के निर्देशानुसार हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में धरना स्थलों पर जाकर के सफाई कर्मचारियों को अपना समर्थन देने का काम किया। मैं बीइंग द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जींद में हम पूरी टीम के साथ गए और उन कर्मचारियों को पूरा आश्वासन और भरोसा इस बात का दिलवाया था कि आज इस मंच के माध्यम से हम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को ये चेतावनी देते हैं कि या तो इन भाइयों की मांग सुन ले और इनकी मांगों को पूरा करने का काम करे, अन्यथा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। और ये मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूं। 12 को हमने ये घोषणा की थी और 13 तारीख को ही इन्होंने बुला करके उनके साथ मीटिंग करने का काम किया। देर आए दुरुस्त आए, चाहे वो इनेलो के दबाव से इन्होंने बुलाने का काम किया, लेकिन इतना लंबा संघर्ष ये लोग जो हमारे भाई कर रहे थे, ये सरकार की आंखें नहीं खुली, इन्होंने बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया कि जैसे बैठे रहेंगे, किसी का क्या बिगड़ता है। हरियाणा अब करमवीर बौद्ध जी सोच रहे होंगे क्रेडिट आप ले रहे हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन पर शामिल हो रहे थे। करमवीर बौद्ध जी, हम टकराव तो नहीं, पहले मैंने कहा कि टकराव नहीं होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। अब एनएलडी के प्रवक्ता क्रेडिट ले रहे हैं, धरना प्रदर्शन में आप भी नजर आए और हमने उकलाना का चुनाव देखा, वहां पर भी एक रेस लगी हुई है, टकराव वहां पर भी बना हुआ, क्रेडिट वॉर चल रहा है वहां पर। चलिए, मैं तो ये कहूंगी कि अब समाधान हो जाए, किसी की कोई क्रेडिट ले। रोहिला जी भी मुस्कुरा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो समस्या है, चर्चा भी हम इसलिए करते हैं कि सरकार तक पहुंचे, सरकार समाधान निकाले। करमवीर जी, हाँ, क्रेडिट नहीं, आप वीडियो देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हम 12 तारीख को अच्छी बात है विजेंद्र जी, विपक्ष यही होता है, विपक्ष यही होता है, मीडिया वही होता है जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, जहां लगे कि जनता परेशान है, आप लोग जाइए, आप लोग वहीं जाएंगे ना, सरकार चलाने के लिए तो बैठे हैं। राजवीर जी, क्यों? करमवीर जी, आखिरी टिप्पणी, आप पूरे एपिसोड को देख रहे थे और एक जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है इन जब हड़ताल हम देखते हैं कि नियमित किया जाए, हमें ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए, ये हम सालों से सुन रहे हैं, लेकिन ये ऐसा दंश है कि झेल ही रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा। मैडम ऐसा है, देखिए कि किसने सपोर्ट किया, क्या किया, सरे लेना एक अलग बात है, लेकिन गरीब आदमी है, समाज का हमारा अभिन्न अंग है वो, बिल्कुल। और उनके लिए मैं बिल्कुल नहीं कहता मैं राजनीति करने गया या मैं वहां MP बनकर गया, बिल्कुल नहीं। ये साथी, इनेलो वाले साथी कहते हैं कि हमारी वजह से मीटिंग, भाई कुछ रिजल्ट तो दे दो। ये वादे तो बीजेपी ने 2014 में भी इनके मैनिफेस्टो में किए थे, 2024-25 में भी जब दोबारा 26-27 हजार जींद के अंदर ये घोषणा की थी, वो कहाँ है? यानी जो बेसिक चीजें और जो ना इनकी जो जायज, बहुत ही जायज मांग है, अगर शरीर के अंग में कहीं भी छोटा सा भी पार्ट में दर्द है तो पूरा शरीर दुखता है, तो ये हमारा अभिन्न अंग है। इनको हमें राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए और हमें इनके जो ना हल निकालना चाहिए, या तो सही मानों में हल निकालें और जो ना उनको जो ना इज्जत से उनकी तनख्वाह दें ताकि बच्चे पढ़ सके। आज ये कंपटीशन की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, तो हमारा समाज मेरिट में कैसे आएगा? इनके बच्चे तो पढ़े कॉन्वेंट स्कूलों में और हमारे बच्चे जो ना हिंदी पढ़े, और हमारे मंत्री ये कहते हैं कि आपने जो ना अंग्रेजी नहीं पढ़नी, उसके सारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, और हमारे बच्चे हिंदी में पढ़कर कैसे कंपटीशन करेंगे? और आज आप देखते होंगे कि नॉट फाउंड स्टेबल, पूरे दलितों का जो ना नॉट फाउंड स्टेबल, SC/BC या दूसरे लोगों को भी जानबूझ के नौकरियां खाली छोड़ी जा रही है। कोर्ट से जो ना सारी नौकरियों को स्टे हो रहे हैं
और अभी एग्जाम हुआ था सीईटी का, उसका क्या हाल हुआ। तो तमाम तरह की बातें देश में चल रही हैं। चलिए और जो है बस ना, ये यही बातें अपील भी करूंगी, हमारे- उठाइए अगर ऐसे जनता जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम पूछेंगे सवाल बीजेपी वालों से, सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल तो उन्हीं से बनता है और सवाल उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है और आवाज देना पत्रकारिता करते हुए मीडिया की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आपने वक्त निकाला। वक्त की कमी है करमवीर जी, वक्त की कमी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्पेशल, क्योंकि आप जुड़े हमारे साथ इस चर्चा में। बहुत जरूरी था इस पर एक सकारात्मक बातचीत और चर्चा हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।